व्यक्तिगत नोड की शुद्ध गणना शक्ति से सीमित नहीं होते हैं। इन सिस्टमों को 1 किलोमीटर से अधिक अंतर रखा जा सकता है, क्योंकि जब डेटा को उच्च गति पर संचार करने के लिए डेटा को ट्रांसफर करते समय धातु तार विद्युत के रूप में विद्युतीय संकेत उत्पन्न होते हैं, तो उन्हें गर्मी के रूप में तब्दील कर दिया जाता है और उसे फाइबर ऑप्टिक केबल के माध्यम से डेटा को ट्रांसफर करना पड़ता है। दुर्भाग्य से इस प्रक्रिया में काफी ऊर्जा बर्बाद होती है, क्योंकि विद्युतीय डेटा को प्रकाशीय डेटा और वापस में तब्दील करने के बीच ऊर्जा बर्बाद होती है जब संकेत एक नोड से दूसरे नोड पर भेजे जाते हैं। नेचर फोटोनिक्स में आज प्रकाशित एक अध्ययन में कोलंबिया इंजीनियरिंग के शोधकर्ताओं ने एक ऊर्जा कुशल तकनीक का प्रदर्शन किया है जो नोड्स को जोड़ने वाले फाइबर ऑप्टिक केबलों के माध्यम से अधिक मात्रा में डेटा को ट्रांसफर करने की क्षमता को सुधारती है। यह नई तकनीक पिछले प्रयासों को सुधारती है, जो साथ ही साथ समान फाइबर ऑप्टिक केबलों पर एक साथ कई संकेत ट्रांसफर करने के लिए अलग-अलग लेजर का उपयोग करते हैं। नई चिप्स केवल एक ही लेजर का उपयोग करती हैं, जो सैकड़ों अलग-अलग प्रकाशी तरंगों को उत्पन्न करता है, जो स्वतंत्र तरंगों के डेटा स्ट्रीम को एक साथ ही ट्रांसफर कर सकती हैं। डेटा दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने शुक्रवार को 100 लो फ्लोर जीरो इमिशन इलेक्ट्रिक बसें शामिल की, जिससे ऐसी वाहनों की फ्लीट 400 हो गई। अधिकारियों के मुताबिक ये बसें रोहिणी, नेहरू प्लेस और मायापुरी के 3 डिपो से फ्लीट में शामिल की गईं। सीसीटीवी कैमरे और पैनिक बटन्स जैसी सुरक्षा सुविधाओं से सुसज्जित ये बसें 2023 के अंत तक परिवहन विभाग की 1500 में से पहली हैं, जो कि 1800 कुल संख्या पर होंगी। जनवरी में इलेक्ट्रिक बसों का प्रारंभ करते समय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2025 के अंत तक दिल्ली की कुल फ्लीट में 80% से ज्यादा सारी फ्लीट इलेक्ट्रिक होगी। सोशल मीडिया के वीडियो में लियो के दृश्य दिखाए गए थे, जिन्हें CNN ने जियोलोकेट किया था, जिसमें रात में स्वचालित बंदूकी से तेज गोलियां चलती थीं। प्रदर्शन के दौरान पटाखे जलाए गए थे और भटकते लोगों के पास जलती हुई आगे के पास दिखाई दिए गए थे। मंगलवार की सुबह को मार्सेल के पुराने बंदरगाह में एक धमाका हुआ, BFM TV के मुताबिक, लेकिन किसी की मौत की रिपोर्ट नहीं आई थी। उसने वीडियो भी साझा किया था, जिसमें मार्सेल की अल्काजार पुस्तकालय में हुई तबाही की दिखाई दी थी, जिसे रात में तहस नहस कर दिया गया था। फ्रांस के इंटीरियर मंत्री जेराल्ड दारमाने ने BFM TV को बताया कि पुलिस ने फ्रांस भर में 471 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि हिंसा की चौथी रात कम तेज रही थी और पेरिस क्षेत्र में स्थिति शांत थी। मार्सेल नमस्ते दर्शकों, मैं आपके सामने लाया हूं एक खास खबर। एक हाल की रिपोर्ट के अनुसार डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज (FDD) द्वारा जारी रिपोर्ट में संकेत मिल रहे हैं कि संयुक्त व्यापक योजना JCPOA, जिसे ईरान न्यूक्लियर सौदा के नाम से भी जाना जाता है, को फिर से सक्रिय करने के बारे में संयुक्त राजनयिक चर्चा हो सकती है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बाइडेन प्रशासन ने पिछले कुछ समय से ईरान के साथ चर्चा करने का प्रयास कर रहा था, जबकि पिछले गिरहबांधी से लेकर अब तक के कई बयानों के माध्यम से प्रशासन ने इसके पीछे होने का दावा किया था। हालांकि एक राज्य विभाग के प्रवक्ता ने फॉक्स न्यूज डिजिटल को बताया कि भारतीय नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है और न्यूक्लियर सौदे की कोई संभावना नहीं है। ये खबर इस बात की प्रमाणित करती है कि संयुक्त राजनयिक संवाद के माध्यम से संयुक्त राष्ट्रों के बीच चर्चा जारी है और इसे लेकर उत्साह बना हुआ है। अब यह देखना होगा कि क्या इस चर्चा के माध्यम से ईरान न्यूक्लियर सौदा को फिर से सक्रिय करने की कोशिशें होंगी या नहीं। हम इस विकास को नजरअंदाज नहीं करेंगे और आपको लगातार जानकार रखेंगे।
नमस्ते दर्शकों, मैं हिंदी समाचार एंकर हूं और आपको इस समय की ताजगी देने के लिए यहाँ हूं। आज के हेडलाइंस में हम चर्चा करेंगे एक अपराधियों और उनके सहयोगियों के नेटवर्क के बारे में जिसे इकोसिस्टम कहा जा रहा है। इस नेटवर्क का काम है जबरन वसूली, तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों जैसे संगठित अपराधों को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने इस संदर्भ में कार्रवाई के योग्य जानकारी को नियमित रूप से साझा करने के साथ साथ इकोसिस्टम को समाप्त करने के लिए एक संगठित अभियान चलाने की योजना बनाई है। इसके लिए हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के पुलिस बलों ने मिलकर काम करने का निर्णय लिया है। इस अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है संयुक्त सूची समिति, जिसके द्वारा नेताओं, सदस्यों, फाइनेंसरों, हथियार आपूर्तिकर्ताओं और गिरोहों और आपराधिक सिंडिकेट के सहायकों की पहचान की जाएगी। इसके अलावा एक मासिक बैठक में हितधारकों के साथ आयोजित की जाएगी जहां पिछले महीने की गतिविधियों का समीक्षण किया जाएगा और गिरोहों के तौर तरीकों में उभरते रुझानों का जांच किया जाएगा ताकि जवाबी कार्रवाई को दुरुस्त किया जा सके। इसके साथ ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) और पुलिस बलों के बीच एक संस्थागत तंत्र स्थापित किया जाएगा ताकि इनपुट और साझा की गई जानकारी का सुगम और तेजी से उपयोग किया जा सके। यह यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हम आपको विस्तृत जानकारी देते हैं। हम विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करेंगे जो यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़े हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? यह भारतीय संविधान के अनुदेशिक राजनीतिक नीति के तहत आता है, जिसमें भारतीय संसद और राज्य सरकारें भारत में एक समान सिविल कोड के कारणों के लिए प्रयास करने के लिए बाध्य किए जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य समान नागरिकी संरचना और विवाह जैसे विभिन्न धार्मिक समारोहों को समान और न्याय संगत बनाने का है। इसका पृष्ठभूमि यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय संविधान के धारा 44 के तहत राज्य को भारत में एक समान सिविल कोड के प्रत्यास्थापन के लिए प्रयास करने के लिए बाध्य करती है। लेकिन इसका जिक्र ही कारण है कि राजनीतिक दलों में उलझन मच जाती है। इससे डरावनी भावनाओं, गलत सूचना और राजनीतिक विकृति की परेशानी होती है। समान नागरिकी संरचना यूनिफॉर्म सिविल कोड धर्म, आहार और वस्त्रों के मामले में प्रतिबंध नहीं है। यह किसी समुदाय या व्यक्ति के अधिकारों को नहीं उल्टेगा, जैसे कि वे कैसे पूजा करते हैं, कैसे खाते हैं या किस धर्म का अनुयायी रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तहत ये मामले निजता के अधिकार में संरक्षित होते हैं। एक सामान्य सिविल कोड इन सभी पहलुओं